चलिए डिस्कस कर ले। पेज नंबर 5.31 रिवर्स चार्ज रिलेटेड टू गुड्स। यस सर, गुड्स। अगर आप YouTube पे इस वीडियो को देख रहे हैं तो ध्यान रखना, CMA इंटर के स्टूडेंट्स इसको देखेंगे, चाहे वो ओल्ड सिलेबस के हो या न्यू सिलेबस के हो, एग्जाम 2023 में हो या 2024 में हो। अगर आप CA स्टूडेंट हैं, CA का कोर्स कर रहे हैं, CA स्टूडेंट है, हमारे YouTube चैनल पे जुड़े हुए हैं, तो ये क्लास, ये वीडियो, ये लेक्चर आपके लिए रेलेवेंट नहीं है। ये पर्टिकुलर डिस्कशन रिवर्स चार्ज रिलेटेड टू गुड्स CA के सिलेबस में नहीं है। CMA स्टूडेंट जरूर देखें, जरूर अटेंड करें। 3 से 4 मार्क्स का टॉपिक है और अपने फ्रेंड्स को भी ये शेयर करें जो CMA कर रहे हैं। राइट सर, नोटिफिकेशन नंबर 4/2017 थोड़ा सा डिस्कस कर ले। क्या कहता है? रिवर्स चार्ज सेक्शन 9(3), हालांकि सेक्शन 9(4) में भी रिवर्स चार्ज का डिस्कशन है, बट 9(4) से भी हम कंसर्न नहीं, हम 9(3) में। सेक्शन 9(3) में रिवर्स चार्ज के केसेस गुड्स पे भी अप्लाई हो सकते हैं, सर्विसेज पे भी अप्लाई हो सकते हैं। सर्विसेज से रिलेटेड आप डिस्कशन कर चुके, अब एक लास्ट डिस्कशन गुड्स का बचा है। सर, सर्विसेज से रिलेटेड कौन कौन से नोटिफिकेशन आपके साथ डिस्कस हो गए? पेज नंबर 5.6 पे डिटेल्ड डिस्कशन हो गया रिवर्स चार्ज से रिलेटेड। नोटिफिकेशन नंबर 13/2017 CTR जरूर ध्यान रखना है, डेटेड 28 जून 2017। उसके अलावा क्या डिस्कस हो गया आपके साथ? नोटिफिकेशन नंबर 10/2017 IT इंटीग्रेटेड टैक्स IGST वाला, डेटेड सेम डेट है। ये कहां डिस्कशन हो गया? पेज नंबर 5.29 पे, कि सर इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज पे भी रिवर्स चार्ज लगता है, और अगर फ्रेट है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय वेसल्स, अगर आप गुड्स इंपोर्ट करते समय फ्रेट पे कर रहे हैं तो इंपोर्टर को रिवर्स चार्ज में GST पे करना पड़ेगा। ये भी आपके साथ डिस्कशन हो गया। सर, ये जो नोटिफिकेशन है, GST आपका कब आ रखा है? 1 जुलाई 2017 से। ये नोटिफिकेशन उसके पहले इशू हुए, यानी बस ऐसे समझो कि नोटिफिकेशन इशू क्यों हुए, क्योंकि 1 जुलाई से GST आने वाला था इंडिया में, और जब GST इंप्लीमेंट होगा तो पता तो रहना चाहिए कि कहां कहां सर्विसेज पे और कहां कहां गुड्स पे रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल है। तो ये डेट पुरानी है, 28 जून 2017 तीनों में। याद रखना आसान है, एक यहां पर ITR है, बाकी CTR है। और क्या ध्यान रखना है? सर, ये टाइम टू टाइम अमेंड होते हैं, जो भी रिसेंट अमेंडमेंट्स आती हैं इसी नोटिफिकेशन को जाके अमेंड करती हैं। इसीलिए आप हमेशा जब भी इस नोटिफिकेशन को एग्जाम में कोट करें नंबर को, आप ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? एज अमेंडेड, और या फिर क्या लिखेंगे? अमेंडेड टाइम टू टाइम। ये ध्यान रखना। कुछ जगह आपको अपने सिलेबस में नोटिफिकेशन नंबर भी याद रखना है, ये तीनों का ध्यान रखना है आपको। सर, खासकर इन दोनों का तो ध्यान रखना ही है, ये और ये नोटिफिकेशन नंबर 13 सर्विसेज से रिलेटेड है और नोटिफिकेशन नंबर 4 गुड्स से रिलेटेड है। ये बात तो तुमको ध्यान रखना। CTR लिखना है, ब्रैकेट वाला R लिखना भूल मत जाना। अलग अलग पेज नंबर यहां मेंशन किए हुए मैंने। 5.6 पर कुछ पढ़ाया मैंने, 5.29 पे कुछ पढ़ाया, अब मैं आपके साथ कहां हूं? 5.31 पे। सर, नोटिफिकेशन नंबर, जैसे क्लास में रजिस्ट्रेशन चैप्टर में आपको एक 40 लाख की लिमिट बता रखी है, वहां भी ध्यान रखना है। एग्जाम्पशन का चैप्टर आपके साथ हो चुका है डिस्कशन, वहां भी नोटिफिकेशन नंबर का ध्यान रखना है। रिवर्स चार्ज के ये 3 नोटिफिकेशन नंबर आपके सामने लिखे हैं, ध्यान रखना ही है। सर, रिवर्स चार्ज से रिलेटेड काफी बातें क्लास के अंदर हो चुकी हैं। इनिशियल बेसिक्स ऑफ GST क्लास में, पेमेंट ऑफ टैक्स चैप्टर में, रजिस्ट्रेशन चैप्टर में, टैक्स इनवॉइस चैप्टर में, काफी जगह आपके साथ रिवर्स चार्ज से रिलेटेड बात हो रखी है। ये तो ऐसे समझिए कि हम लोग फिनिशिंग टच दे रहे हैं। थोड़ा सा याद दिला दूं, रजिस्ट्रेशन चैप्टर में सेक्शन 24 क्या बोलता है? रिवर्स चार्ज अगर एप्लीकेबल है तो रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है। ध्यान रखना, रिवर्स चार्ज में कभी कभी रिवर्स चार्ज का जो नोटिफिकेशन पढ़ते हैं तो उसमें कभी कभी ये लिखा होता है कि अगर रजिस्टर्ड है रेसिपिएंट तभी रिवर्स चार्ज लगेगा, और कभी कभी रेसिपिएंट का रजिस्टर्ड होना जरूरी नहीं है, रिवर्स चार्ज अप्लाई हो जाता है। ऐसा आप सर्विसेज के केस में देख चुके हैं मेरे साथ। राइट, अगर मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाऊं, थोड़ा सा पीछे ले जा रहा हूं सर्विसेज के केस में, थोड़ा याद दिला दूं। सर्विसेज के केस में सर, जैसे सर्विसेज के केस में रिवर्स चार्ज जो हमने पढ़ा, GTA से रिलेटेड सर्विसेज। अब मैंने नया अमेंडेड क्या बताया आपको? GTA से रिलेटेड सर्विसेज में अब GTA के पास ऑप्शन है कि वो रिवर्स चार्ज में GST सामने वाले को बोलता है देने के लिए या खुद देगा फॉरवर्ड चार्ज में। अब रेट का चक्कर नहीं है, क्लास में बताया हुआ है। पहले क्या था? रेट देख के डिसाइड होता था, GST का रेट देख के डिसाइड होता था रिवर्स चार्ज अप्लाई होगा या नहीं। अब ऐसा नहीं है,
अब हम ऑप्शन दे दिए जीटीए को, अगर गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी चाहे तो रिवर्स चार्ज से निकल के खुद फॉरवर्ड चार्ज में जीएसटी का कंप्लायंस कर ले, उसके लिए उसको एक डिक्लेरेशन देना पड़ता है। एनीवे सर आप इसमें देखो रिवर्स चार्ज लग जाएगा भले रेसिपिएंट रजिस्टर्ड हो या नहीं हो। तब काम आता है रजिस्ट्रेशन चैप्टर सेक्शन 24 कि अच्छा रिवर्स चार्ज लग गया, रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है अगर तुम रजिस्टर्ड नहीं हो तो। ऐसे ही आप देखो आगे जाओ, देखो यहां पे अगर एडवोकेट से रिलेटेड, लॉ फर्म से रिलेटेड, यानी लॉयर की सर्विसेज आप लेते हैं इंक्लूडिंग लॉ फर्म्स, आप लॉयर की सर्विसेज लेते हैं इंक्लूडिंग लॉ फर्म्स, तो देखिए बिजनेस एंटिटी को जीएसटी देना पड़ता है रिवर्स चार्ज में। अब नहीं लिखा हुआ है रजिस्टर्ड है या नहीं है, अगर रिवर्स चार्ज लग गया तो रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, ये हम लोग पढ़ते हैं। अच्छा हालांकि इसमें कुछ एग्जम्पशंस भी हैं, वो हम लोगों ने एग्जम्पशंस क्लास के अंदर लिंकिंग करके पढ़ लिया है कि भाई अगर रेसिपिएंट जिसका टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट से कम है पिछले साल तो वो क्या हो जाएगा, सर्विस ही एग्जम्प्ट हो जाएगी, वो अलग बात है। अब देखिए जैसे ये स्पॉन्सरशिप सर्विसेज, आप इसमें देखिए स्पॉन्सरशिप सर्विसेज अगर आप देते हैं बॉडी कॉर्पोरेट फॉर्म और एलएलपी को तो रिवर्स चार्ज मैंडेटरी है। अब देखो ये रजिस्टर्ड नहीं है, अब रजिस्टर्ड नहीं है, रिवर्स चार्ज मैंडेटरी है, इनको रिवर्स चार्ज लेना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा सेक्शन 24 में, तो इसीलिए सेक्शन 24 हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अच्छा अब देखो एक एग्जांपल यहां, सर ये रेंटिंग ऑफ इमोल प्रॉपर्टी पे रिवर्स चार्ज कब लगेगा, जब रेसिपिएंट रजिस्टर्ड होगा। एक और इस बार ऐड हुआ, पढ़ा दिया है क्लास में, यहां भी क्या बोलता है, जब सामने वाला रजिस्टर्ड हो तब रिवर्स चार्ज लगेगा। ऐसा नहीं है कि रिवर्स चार्ज लग गया अब रजिस्ट्रेशन लो, दो तरीके की चीज है, एक रिवर्स चार्ज लग गया अब जाके रजिस्ट्रेशन लो, और एक ये जो आपके सामने दिख रहा है अभी, ओह तुम रजिस्टर्ड हो, ये वाली सर्विसेज है, रिवर्स चार्ज लगेगा। तो तुमको ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी। ऐसे यहां पर भी एक जगह और आगे जाके ये देखो, यहां पे सिक्योरिटी सर्विसेज पे रिवर्स चार्ज कब है, जब सामने वाला रजिस्टर्ड हो। ऐसा नहीं है कि रिवर्स चार्ज लग गया तो जाके रजिस्ट्रेशन लो। इस केस में पर्टिकुलर अगर आप अभी आपके सामने जो सर्विसेज उसमें क्या है, सर सिक्योरिटी सर्विसेज, सिक्योरिटी सर्विसेज अगर दी जा रही है रजिस्टर्ड पर्सन को और देने वाला बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, कंडीशन देने वाला बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, लेने वाला जीएसटी में रजिस्टर्ड है, तब रिवर्स चार्ज लगेगा। यानी यहां रेसिपिएंट पहले से रजिस्टर्ड है और रजिस्टर्ड है इसीलिए रिवर्स चार्ज लग रहा है। तो ये बात तुमको ध्यान रखनी पड़ेगी, सर्विसेज में भी और ऐसे ही गुड्स में भी है। लेकिन गुड्स में ध्यान रखना बहुत इजी है, गुड्स बहुत इजी है, बहुत इजी। गुड्स के केस में सर, गुड्स के केस में पेज नंबर 31 पे सर रिवर्स चार्ज गुड्स पे तभी लगेगा जब सामने वाला रजिस्टर्ड हो। खाली एक केस है जिसमें सामने वाले का रजिस्ट्रेशन नहीं होना, मतलब रजिस्ट्रेशन की कंडीशन नहीं है, लॉटरी के केस में। अदरवाइज सब में लिखा हुआ है सामने वाला रजिस्टर्ड हो तभी रिवर्स चार्ज लगेगा। गुड्स के केस में 7 एग्जांपल हैं, 7 एक बीच में 4A है तो 8 और एक बीच में 3 है तो 9, टोटल 9 केसेज हैं गुड्स में। टोटल 9 केसेज में 8 केसेज में लिखा हुआ है कि सामने वाला रजिस्टर्ड हो, यानी रेसिपिएंट रजिस्टर्ड हो तभी रिवर्स चार्ज लगेगा। सिर्फ एक केस लॉटरी में सामने वाले का रजिस्टर्ड होना कोई कंडीशन नहीं है, मतलब अगर ये सामने वाला रजिस्टर्ड नहीं है तो इसको रजिस्ट्रेशन लेना होगा रिवर्स चार्ज में जीएसटी पे करने के लिए। तो ये तुमको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। टोटल 9 केसेस हैं गुड्स के केस में। अगर ये केस आपके नोट्स में अपीयर नहीं कर रहा है तो लिख लो, पेज नंबर 32 आपकी बुक में खाली है, अभी मैंने कहा भी था। सर रजिस्ट्रेशन, अगर आप रजिस्टर्ड नहीं है और रिवर्स चार्ज आपके ऊपर लग रहा है चाहे गुड्स या सर्विसेज, तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है। पढ़ा दिया है क्लास में सेक्शन 24। सर रिवर्स चार्ज में जब जीएसटी पे करते हैं आप, तो हमेशा आपको इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से पे करना है। आप इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर यूज नहीं कर सकते रिवर्स चार्ज में जीएसटी पे करने के लिए, पढ़ा रखा है। सर टीडीएस अंडर जीएसटी, टीसीएस अंडर जीएसटी, कॉम्पोजिशन स्कीम का टैक्स और रिवर्स चार्ज का टैक्स, ये 4 चीजें आप इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से पे नहीं कर सकते, हमेशा आपको इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर ही यूज करना पड़ेगा। एंड ये जो है रिवर्स चार्ज का जो जीएसटी आप पे करोगे, पे करने के बाद आप खुद ही क्या ले लेना, आईटीसी इफ यू आर एलिजिबल, इफ एलिजिबल। एलिजिबिलिटी भी तो देखनी पड़ेगी, सेक्शन 16, 17, 18। आईटीसी चैप्टर आपका हो चुका है सेक्शन 16, 17, 18। आईटीसी के लिए आप एलिजिबल हैं, ब्लॉक क्रेडिट नहीं है तभी तो आप आईटीसी लेंगे। ऐसा थोड़ी है कि रिवर्स चार्ज में जो भी आप जीएसटी पे करोगे सबका आईटीसी ले लोगे, नहीं। ठीक है, तो रिवर्स चार्ज में रेसिपिएंट जीएसटी पे करेगा,
रजिस्टर्ड नहीं है तो रजिस्ट्रेशन लेगा, जीएसटी इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से पे करेगा, एलिजिबल है तो आईटीसी भी ले लेगा। और सुनो, तुम टैक्स इनवॉइस चैप्टर में क्या पढ़ चुके हो? पेमेंट वाउचर इशू करना पड़ता है ना, रिफंड वाउचर, रिसीट वाउचर, रिफंड वाउचर और पेमेंट वाउचर। पेमेंट वाउचर रिवर्स चार्ज के केस में तुमको पेमेंट वाउचर इशू करना ही पड़ेगा। ये टाइम ऑफ सप्लाई निकालने में हेल्पफुल होता है कि कब तुमने पेमेंट किया। तो चलिए सर, आपने टाइम ऑफ सप्लाई भी पढ़ा है रिवर्स चार्ज से रिलेटेड। गुड्स के केस में 12(3) और सर्विसेज के केस में 13(3). वो 30 दिन आगे जाना, 60 दिन आगे जाना इनवॉइस की रेट से, है ना क्लास में। टाइम ऑफ सप्लाई निकालना, अगर गुड्स में रिवर्स चार्ज का केस है तो टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकलेगा? 12(3) के थ्रू। अगर सर्विसेज में रिवर्स चार्ज का केस है तो टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकलेगा? 13(3) के थ्रू। सर ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम नाइट के लिए। और क्या पढ़ा है क्लास में? अगर सर्विसेज एग्जम्प्ट है तो रिवर्स चार्ज कैसा, है ना, तो एग्जम्पशन वर्सेस रिवर्स चार्ज। अब कुछ स्पॉन्सरशिप सर्विसेज एग्जम्प्ट है, रिवर्स चार्ज कैसा? लॉयर की, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल की कुछ सर्विसेज एग्जम्प्ट है तो रिवर्स चार्ज कैसा? जीटीए की कुछ सर्विसेज एग्जम्प्ट है तो रिवर्स चार्ज कैसा? अरे गवर्नमेंट की कुछ सर्विसेज एग्जम्प्ट है तो रिवर्स चार्ज कैसा? एंड बिजनेस कोरस्पॉन्डेंट, ये देखिए यहां पे बिजनेस फैसिलिटेटर एंड बिजनेस कोरस्पॉन्डेंट। सर आपका एग्जम्पशन चैप्टर हो चुका है, प्लीज ध्यान रखना, आपका एग्जम्पशन चैप्टर हो चुका है, प्लीज ध्यान रखना। क्लास में यहां बताया हुआ है, ये देखिए बिजनेस फैसिलिटेटर के केस में रिवर्स चार्ज लगता है, और जब एजेंट सर्विसेज देता है बिजनेस कोरस्पॉन्डेंट को तब रिवर्स चार्ज लगता है, राइट। अच्छा, अब यहां पे आपको थोड़ा मैं याद दिला दूं, एग्जम्पशन चैप्टर में आपने क्या पढ़ा है कि अगर बिजनेस फैसिलिटेटर बैंक्स को रूरल ब्रांच के लिए सर्विसेज देता है तो एग्जम्प्ट है, तो एग्जम्प्ट में रिवर्स चार्ज कैसा, ये भी ध्यान रखना है आपको। सर अगर सर्विसेज एग्जम्प्ट है, मैंने कोई सर्विसेज की सप्लाई की है, वो एग्जम्प्ट है तो रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा, है ना। तो ये बात तुमको प्लीज अब ध्यान रखना पड़ेगा। तो देखो मैंने यहां फिर से लिंकिंग करने की कोशिश की है, रिवीजन करने में आसान होगा। और तुम अगर मेरे जो जीएसटी के प्रैक्टिस सेट्स बनाओगे, जीएसटी के प्रैक्टिस सेट्स ऑलरेडी व्हाट्सएप ग्रुप पे टेलीग्राम लिंक शेयर किए हुए हैं, टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी जीएसटी प्रैक्टिस सेट्स शेयर्ड हैं। तो इस तरह के काफी सारे क्वेश्चन हैं जीएसटी प्रैक्टिस सेट में। कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं कि तुम टाइम ऑफ सप्लाई निकालोगे, पता चला कि तुमने 12(2) के थ्रू निकाल दिया, 13(2) के थ्रू निकाल दिया है, लेकिन निकालना था रिवर्स चार्ज में 13(3) के थ्रू। तुम बोल रहे हो प्रैक्टिस सेट में ऐसे क्वेश्चन है जहां पर तुम बोल रहे हो अरे यहां तो रिवर्स चार्ज लगेगा, आंसर देखे तो पता चला ये तो एग्जम्प्ट है, रिवर्स चार्ज कैसे लगेगा। तो ये लिंकिंग मैंने कर दी है कि रिवर्स चार्ज से रिलेटेड जो अभी हम लोग गुड्स में डिस्कस करेंगे उसके पहले तुम क्या क्या पढ़ चुके हो, ये मैंने एक लिंकिंग कर दी तुम्हारी, आसान रहेगा। देखो रिवर्स चार्ज में गुड्स है, सर्विसेज है, रिवर्स चार्ज में रजिस्ट्रेशन चैप्टर भी इन्वॉल्व है, पेमेंट ऑफ टैक्स चैप्टर भी इन्वॉल्व है, आईटीसी चैप्टर भी इन्वॉल्व है, इनफैक्ट टैक्स इनवॉइस चैप्टर, पेमेंट वाउचर एंड टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर 12(3) एंड 13(3), इसको तो बच्चे भूल ही जाते हैं। रिवर्स चार्ज इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, लेकिन इनका भी तो ध्यान रखना पड़ेगा। 12(3) एंड 13(3) से क्या निकलेगा? टाइम ऑफ सप्लाई, है ना। अच्छा, फिर ये भी ध्यान रखना है कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के थ्रू पे करना है। रजिस्ट्रेशन अगर नहीं है तो लेना मैंडेटरी है, एग्जाम्पशन है तो रिवर्स चार्ज नहीं लगाएंगे, तो लिंकिंग करके आपको चलना पड़ेगा। क्लास में बहुत चीजें बता रखी हैं, फटाफट इसको लिखो, फटाफट इसको लिखो। डन, वीडियो रोक के लिखा, नेक्स्ट, डन, वीडियो रोक के लिखा। चलिए थोड़ा सा कैजुअल डिस्कशन इसके बारे में हो गया, नोटिफिकेशन नंबर ध्यान रखना है, ठीक। और रिवर्स चार्ज से रिलेटेड कहां पर क्या क्या पढ़े, एक बार चाहो तो आज रिवाइज कर लेना, एक बार चाहो तो इस क्लास के बाद एक बार रिवीजन कर लेना। और प्लीज प्लीज जीएसटी प्रैक्टिस सेट्स नहीं बनाना स्टार्ट किए हो तो बनाना स्टार्ट कर लो। मैंने अब तक 5 सेट्स, जिस दिन मैं ये क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूं उस दिन तक मैंने 5 सेट टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर रखे हैं मेरे। YouTube वाले बच्चे डिस्क्रिप्शन में जाओ, YouTube लिंक दे रखे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा होगा टेलीग्राम चैनल्स के, उनको फॉलो करो और वहां पर आप प्रैक्टिस सेट्स डाउनलोड कर लो। MCQ बुकलेट, MCQ वीडियो, प्रैक्टिस सेट्स सब आपको मिलेंगे, एक बार डिस्क्रिप्शन देख लो। डन, चलिए सर।
सर सेक्शन 9(3) से रिलेटेड है। गुड्स के केस में रिवर्स चार्ज कब कब लगता है? टोटल हमारे पास कितने केसेस हैं? 9 केसेस हैं। 9 नंबर तो चल ही रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, अगले पेज पे 7 है मेरी बुक में। यहाँ पे एक 4A एक्स्ट्रा है और एक 3A यहाँ पर एक्स्ट्रा है। CA के सिलेबस में नहीं है ये। यूट्यूब पे प्लीज बच्चे अगर देख रहे हैं तो ध्यान रखना। CMA के स्टूडेंट्स, अब चाहे वो ओल्ड सिलेबस के हो या न्यू सिलेबस के, प्लीज जरूर देखें, आपके एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है। और अपने CMA फ्रेंड्स को भी जरूर बताएं, एग्जाम के लिए 3 से 4 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। सर गुड्स के केस में अगर आप कांजू कैश्यू नट्स में डील करते हैं, सर नॉट सेल्ड और पिल्ड का मतलब क्या है? सर कांजू जो होता है, जो कांजू का प्रोडक्शन होता है, जो कांजू कैश्यू नट्स जो इसकी खेती होती है, इसका जो प्रोडक्शन होता है, तो जो हम लोग घर में कांजू खाते हैं, कभी कभी वो फ्राइड कांजू होता है, और जो हम लोग घर में कांजू खाते हैं वो पिल्ड होता है, सेल्ड होता है। जो आप दुकान पर जाके कांजू खरीद के आते हैं, कांजू के ऊपर का छिलका हटाया हुआ होता है, वो वाला कांजू होता है। एक तो बहुत बढ़िया लगा सर खाने में, वो भुना हुआ कांजू होता है, उसकी बात यहां नहीं हो रही। पिल्ड यानी छिलका हटाया हुआ वाले कांजू की बात नहीं हो रही। सर रॉ, जो आप खेती कर रहे हो कांजू की, कांजू जो रॉ आपने निकाला है, अब आप जा रहे हो बेचने के लिए, यू आर एग्रीकल्चरिस्ट, ठीक है। आप धान की खेती करते हैं, लोग गेहूं की खेती करते हैं, है ना, पल्सेस की खेती करते हैं। वैसे ही आप क्या है, एग्रीकल्चरिस्ट हैं, और आप कैश्यू नट बेच रहे हैं, जो कि मतलब जो उसके मतलब कांजू जो है, उसके जो कैश्यू नट्स हैं, उसके ऊपर का जो छिलका है वो नहीं हटाया हुआ है, रॉ फॉर्म में है, यानी खाने लायक वाले स्टेटस पे नहीं है ये। एग्रीकल्चरिस्ट कांजू की खेती कर रहा है जो सेल्ड नहीं है, पिल्ड नहीं है, मतलब उसके छिलके नहीं हटे हुए हैं, और उसके जो ऊपर अगर कोई लेयर है तो वो नहीं हटा हुआ है। जैसे अखरोट के ऊपर लेयर होता है, एक अखरोट को तोड़ते हैं, उसके अंदर से अखरोट निकलता है, उसको फिर आप खाते हैं, है ना। तो बेसिकली ये एक रॉ फॉर्म है, सीधा ऐसे समझो कि इससे रिलेटेड जो प्लांट है उससे ये तोड़ा हुआ प्रोडक्ट है। कौन बेच रहा है? एग्रीकल्चरिस्ट। किसको बेच रहा है? रजिस्टर्ड पर्सन को, यानी इसके पास, बायर के पास, रेसिपिएंट कौन है? बायर के पास पहले से GSTIN नंबर है, तभी रिवर्स चार्ज लगेगा। अच्छा, बेचने वाला कौन है? एग्रीकल्चरिस्ट। आपने सेक्शन 23 में क्या पढ़ा हुआ है? अगर आपको याद हो, रजिस्ट्रेशन चैप्टर सेक्शन 23। सर सेक्शन 23 रजिस्ट्रेशन चैप्टर, हमने क्या कहा कि अगर आप एग्रीकल्चरिस्ट हैं और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में डील कर रहे हैं तो आपको GST में रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत ही नहीं है। हमने ये नहीं कहा कि आपका प्रोडक्ट GST से एग्जम्प्ट है, हमने ये कहा कि आपको GST में रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी नहीं है। एक बार रजिस्ट्रेशन चैप्टर का सेक्शन 23 रिवाइज कर लेना। एक बार आप रजिस्ट्रेशन चैप्टर का सेक्शन 23, रजिस्ट्रेशन चैप्टर का सेक्शन 23 पेज नंबर 3.10 रिवाइज कर लेना, पेज नंबर 3.10। हमने सेक्शन 23 में स्पेशल एग्जम्पशन दिया रजिस्ट्रेशन से, किसको? एग्रीकल्चरिस्ट को। कहता है एग्रीकल्चरिस्ट अगर अपने खेती वाला जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, जिसकी उसने खेती की, अगर उसको बेचता है, सिर्फ उसी को बेचता है और कोई आइटम में डील नहीं करता है। मैं गन्ने की खेती करता हूं, अब गन्ना एग्जम्प्ट है या नहीं उससे मुझे कोई मतलब नहीं, मुझे रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं एक एग्रीकल्चरिस्ट हूं और सेक्शन 23 का मुझे बेनिफिट मिल रहा है। तो सर एग्रीकल्चरिस्ट, तो ऑब्वियस ही बात है, अगर एग्रीकल्चरिस्ट में भी शायद ये रजिस्टर्ड ना हो, और गवर्नमेंट को कैश्यू नट, बीरी रैपर लीव्स, तेंदू लीव्स जिसको बोलते हैं, और टोबैको लीव्स, इस पर गवर्नमेंट को GST चाहिए। अब गवर्नमेंट एग्रीकल्चरिस्ट से तो GST ले नहीं सकती, सेइंग कि मान लो सिर्फ ये इन्हीं चीजों की खेती करते हैं, तो वो तो सेक्शन 23 में एग्जम्प्ट हो गया। अब गवर्नमेंट को इन प्रोडक्ट पे GST भी चाहिए, तो गवर्नमेंट ने क्या बोला? सुनो, रिवर्स चार्ज में हम रजिस्टर्ड पर्सन से GST लेंगे अगर एक एग्रीकल्चरिस्ट इन 3 आइटम में से किसी को भी बेच रहा है। किसको? रजिस्टर्ड पर्सन को। सर कैश्यू नट में ध्यान रखना है, नॉट सेल्ड और पिल्ड होना चाहिए, मतलब छिलका हटाया हुआ नहीं होना चाहिए, तब रिवर्स चार्ज लगेगा। बेचने वाला कौन है? सप्लायर, एग्रीकल्चरिस्ट। खरीदने वाला कौन है? सर रजिस्टर्ड पर्सन, अब चाहे वो कोई भी हो, इंडिविजुअल, कंपनी, कोई भी हो।
एनी रजिस्टर्ड पर्सन, मतलब ये कोई भी पर्सन हो सकता है, कंपनी, इंडिविजुअल, लेकिन जीएसटीएन नंबर है उसके पास, जीएसटीआईएन नंबर है। तो 3 पॉइंट क्लियर है आपका। कैश्यू नट्स पे रिवर्स चार्ज है, यस सर। बीरी रैपर लीव्स, तेंदू पत्ता बोलते हैं इसको, तेंदू लीव्स। अगर आप इनकम टैक्स की क्लास में मेरे पास है, अगर आप इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स में टीसीएस की क्लास पढ़े तो वहां भी लिखा हुआ है कि देयर इज अ टीसीएस प्रोविजन ऑन तेंदू लीव्स। आप जाके पढ़ना इनकम टैक्स में टीसीएस। आपको अगर इनकम टैक्स भी पढ़ना है और इनकम टैक्स में टीसीएस का चैप्टर आप पढ़ना तो वहां भी तेंदू लीव्स का डिस्कशन है कि तेंदू लीव्स की सेल पे टीसीएस की प्रोविजन एप्लीकेबल है। यहां पर क्या ध्यान रखना है, कैश्यू नट्स, काजू, पिस्ता बादाम मिक्स मत कर देना, सिर्फ काजू की बात हो रही है। एंड बीरी रैपर लीव्स, बीरी जिस पत्ते पर लपेटी जाती है, देखो टोबैको उसके अंदर होता है, बीरी के अंदर टोबैको होता है, सिगरेट के अंदर टोबैको होता है, तो वो टोबैको लीव्स ये रहा, ठीक है। टोबैको लीव्स मतलब जो बीरी के पत्ते होते हैं उसके अंदर टोबैको को भरा जाता है और बीरी बना के बेची जाती है। तो सर दोनों यहां पर कवर्ड है। टोबैको लीव्स की बात करेंगे तो वो भी यहां पर रिवर्स चार्ज में कवर्ड है, और बीरी का पत्ता तेंदू लीव्स की बात करेंगे तो वो भी कवर्ड है। सर और ज्यादा जानना है तो गूगल कर लेना, ये नाम लिख देना टोबैको लीव्स और इमेज कर देना। गूगल पे जाना, टोबैको लीव्स लिखना और इमेज को क्लिक कर देना। ऑप्शन होते हैं ना कि तुम क्या एक्सप्लोर करना चाहते हो, तो इमेज ऑप्शन को कर देना तो अपने आप तुमको काफी सारी इमेजेस आ जाएंगी, पता चल जाएगा तुमको क्या है कैश्यू नट्स, पिल्ड और नॉट पिल्ड, क्या है बीरी रैपर लीव्स, ठीक है, क्या है टोबैको लीव्स, ये तुमको वहां पता चल जाएगा। सर प्लीज ध्यान रखना, इन 3 प्रोडक्ट को अगर एग्रीकल्चरिस्ट किसी रजिस्टर्ड पर्सन को बेच रहा है तो रिवर्स चार्ज में रजिस्टर्ड पर्सन जीएसटी पे करेगा। अब यहां पर किसकी बात हो रही है सर, इसेंशियल ऑयल्स की। जिन बच्चों की बुक में ये वाला पॉइंट नहीं है प्लीज ऐड कर लीजिए, अगला पेज बुक का खाली है, यही मैंने बोला। सर इसेंशियल ऑयल्स पे जीएसटी है, लेकिन बेचने वाला एग्रीकल्चरिस्ट नहीं है, कौन है, अनरजिस्टर्ड पर्सन। खरीदने वाला कौन है, रजिस्टर्ड पर्सन। सर अगर बेचने वाला भी रजिस्टर्ड हो तो रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा। बेचने वाला अनरजिस्टर्ड पर्सन है और खरीदने वाला रजिस्टर्ड पर्सन है। सर क्या 9(4) में चले गए आप, नहीं हम 9(3) में ही है। 9(3) के अंदर जो ये नोटिफिकेशन है उसमें कंडीशन है कि बेचने वाला अनरजिस्टर्ड है। सर अनरजिस्टर्ड तो ये भी है ऊपर वाले, लेकिन सर ऊपर वाले में क्या कहा है, एग्रीकल्चरिस्ट अगर बेच रहा है रजिस्टर्ड पर्सन को तो वहां एग्रीकल्चरिस्ट अब रजिस्टर्ड हो या नहीं हो रिवर्स चार्ज लगेगा। प्लीज ध्यान रखना, तुम्हारे एग्जाम में कहता है एग्रीकल्चरिस्ट रजिस्टर्ड पर्सन है। मान लो एग्जाम में ये आता है कि ये एग्रीकल्चरिस्ट रजिस्टर्ड पर्सन है, हो सकता है एग्रीकल्चरिस्ट के पास जीएसटी नंबर हो क्योंकि वो और भी काम कर रहा है, बट कैश्यू नट्स, बीरी रैपर लीव्स और आपका टोबैको लीव्स, इन सब पे रिवर्स चार्ज हमेशा लगेगा। बेचने वाला एग्रीकल्चरिस्ट है, रजिस्टर्ड हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। सर जो अगला पॉइंट है इसेंशियल ऑयल्स, उसमें बेचने वाला अनरजिस्टर्ड है। अब एग्रीकल्चरिस्ट है नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है, बेचने वाला अनरजिस्टर्ड पर्सन है, हम और आप हैं। खरीदने वाला कौन है, रजिस्टर्ड पर्सन। मैं तो चलो नहीं हूं क्योंकि मेरी कोचिंग के पास जीएसटीआईएन नंबर है, तो ये तुमको प्लीज ध्यान रखना पड़ेगा। पहले 3 में क्या है, बेचने वाला एग्रीकल्चरिस्ट है, खरीदने वाला रजिस्टर्ड पर्सन है। इसेंशियल ऑयल्स की जब बात हो रही है तो बेचने वाला अनरजिस्टर्ड पर्सन है और खरीदने वाला रजिस्टर्ड पर्सन है। सर ये ऑयल कहां से आ रहे हैं, तो पुदीना। अगर आप यहां पर ये जो है ना, ये इसका कह लो कि है ना साइंटिफिक नेम है मेंथा पेपेरेटा। ये जो मेंथा वर्ड है ना, मेंथा 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 और ये मेंथा, ये एक साइंटिफिक नेम है। अगर हिंदी नेम जाने तो हम पुदीना के पत्ते से निकलने वाले रस की बात कर रहे हैं। सर ये जो इसेंशियल ऑयल्स है, रस कहां से निकल रहा है, पुदीना के पत्ते से। तो पुदीना के पत्ते की वैरायटी है, कम से कम 10 से 15 वैरायटी है पुदीना के पत्ते की। एक वो पुदीना है जो तुम्हारे घर में आता है, जिसको धनिया के साथ पीस के धनिया की चटनी बनती है, ठीक है। सर ये उसी पुदीने की बात हो रही है, लेकिन उस पुदीने की वैरायटीज है काफी सारी, मेडिकल टर्म्स में, फ्लेवर के सेंस में। सर ये जो इसेंशियल ऑयल्स है कहां यूज होता है, सर ये इसेंशियल ऑयल आप खाने पीने में यूज कर सकते हो, मेडिकल सेक्टर में इसका यूज होता है, रेस्टोरेंट और होटल इंडस्ट्री, वही खाने पीने की चीज में, फ्लेवर, परफ्यूम। सर इसमें फ्लेवर्ड होते हैं, अब कुछ फ्लेवर्ड होते हैं जिसको आप खा भी सकते हो, तो ये खाने वाले फ्लेवर्ड ऐसे समझो। बट कुल मिला के बात पुदीना
पत्ते से निकलने वाले रस की हो रही है। पुदीना के पत्ते की काफी सारी वेराइटीज हैं, इसलिए यहां पर काफी सारी वेराइटी दी हुई है। फेमस जैसे अब पिपरमिंट। सर अब ये है जो इसका साइंटिफिक नेम है वो क्या है? मेंथा स्पेकिटा। साइंटिफिक नेम क्या है? मेंथा एक्वाटिक। तो सर थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। अब जैसे साइंटिफिक नेम है मेंथा साइट्रेट, लेकिन अब इससे जो ऑयल निकल रहा है जिसमें रिवर्स चार्ज लगेगा, उस ऑयल का नाम क्या है? तो जैसे आप इसमें याद रख लेना पीपरमिंट ऑयल, या फिर नीचे स्पीयरमिंट ऑयल, वाटरमिंट ऑयल, हॉर्स मिंट ऑयल और बर्गामिंट ऑयल। इस तरीके से आप ध्यान रखना। सर ये इसेंशियल ऑयल्स हैं जो मेडिकल सेक्टर में काम आते हैं, दवाई वाई बनाने में, स्किन से रिलेटेड डिजीज में काफी काम आते हैं ये, और भी काफी सारी डिजीज में ये काम आते हैं। बाकी खाने पीने में, किचन में, रेस्टोरेंट में भी यूज होते हैं। बेचने वाला कौन है? अनरजिस्टर्ड पर्सन। मोटा मोटी वो एक किसान ही होगा। लेकिन खरीदने वाला कौन है? रजिस्टर्ड पर्सन। GSTIN नंबर वाला इसे क्यों खरीदेगा? अरे तुम्हें घर में खाने के लिए खरीदना है तो जाओ खरीद लो, उस पे GST कहां है? तुम सब्जी मंडी में जाते हो, पुदीना का पत्ता खरीद के घर में लाते हो, चटनी बना के खा लेते हो, सर उस पे GST है ही नहीं। सर ये रजिस्टर्ड पर्सन इसे क्यों खरीद रहा है? क्योंकि आगे कहीं ना कहीं इसे ये अपने दवाइयों में यूज करेगा एज अ रॉ मटेरियल, या फिर ये किसी साबुन वगैरह में यूज करेगा एज अ इंग्रेडिएंट्स, खाने पीने की चीज में यूज करेगा एज अ इंग्रेडिएंट्स। गवर्नमेंट कहती है मुझे इस पे GST चाहिए रिवर्स चार्ज में। पुदीना की वेराइटी है ये जितनी भी है ये साइंटिफिक नेम है पेपरेटा, स्पेकेटा, एक्वाटिक, ये ना नाम, ये पुदीना की वेराइटीज है। और इससे निकलने वाले तेल का नाम क्या है? अब जैसे यहाँ पिपरमिंट ऑयल हो गया, ये ध्यान रखना एग्जाम के लिए। स्पेयरमिंट ऑयल, वाटरमिंट ऑयल, हॉर्स मिंट ऑयल या फिर बर्गामिंट ऑयल, इनको अगर जो भी अनरजिस्टर्ड पर्सन बेचेगा, रजिस्टर्ड पर्सन को रिवर्स चार्ज में रजिस्टर्ड पर्सन को GST पे करना पड़ेगा, ऐसे ध्यान रखना। एक नया इसमें ऐड हुआ है मेथा एरवेनेसिस। ये नया ऐड हुआ है, इफेक्टिव कब से? 1 जनवरी 2023 से। लेकिन ध्यान रखना अगर आपका CMA का एग्जाम जुलाई में है तो ये नहीं पढ़ना है आपको। मैंने नोट्स में ऐड कर दिया है यहां पे, लेकिन अगर आपका एग्जाम जुलाई में है तो ये वाला नहीं पढ़ना है। सर ये 4 जो चीजें हैं यहां पर, ये जो 4 चीजें हैं ये जुलाई एग्जाम के लिए रेलेवेंट हैं। जुलाई एग्जाम, यस, जुलाई 2023 ऑनवर्ड्स। और आप कहते हो कि आपका एग्जाम दिसंबर में है, दिसंबर है या फिर अगले साल 2024 में है, तो फिर आपको ये 5 पढ़ने हैं। 4 तो पढ़ने ही पढ़ने। तो सर ये 5वां अभी रिसेंटली ऐड हुआ है मेंथा एरवेनेसिस। सर इस पे भी रिवर्स चार्ज लगेगा, लेकिन ये इफेक्टिव कब से? 1 जनवरी 2023 से। किनके लिए? जिन बच्चों का एग्जाम दिसंबर 2023 ऑनवर्ड्स है उनके लिए। थोड़ा सा मैंने एक्स्ट्रा ये पॉइंट ऐड कर दिया अपने नोट्स में, ऐड कर ही रहा था तो ये पॉइंट भी ऐड कर दिया। सर अगर आपका जुलाई 2023 वाला एग्जाम है CMA इंटर स्टूडेंट्स, तो 4 यहां पर प्रोडक्ट हैं, स्पीयरमिंट, वाटरमिंट, हॉर्स मिंट और बर्गामिंट ऑयल, और एक ऊपर है पिपरमिंट ऑयल। 5 प्रोडक्ट हैं, 5 प्रोडक्ट। अगर जुलाई में एग्जाम है तो 5 आइटम है, और अगर दिसंबर में एग्जाम है तो 6 आइटम है यहां पर लिखे हुए जिस पे रिवर्स चार्ज लगना है। ये वेराइटी है। और मेन इसका जो, अगर आप बोलेंगे सर ये पत्ता, मेन पत्ता कौन सा है? पुदीना पत्ता की बात हो रही है। बोला सर ये क्या है? ये चीज नहीं समझ में आई। यहां पर ये क्या हटा हुआ? अदर देन दोज ऑफ साइट्रस फ्रूट्स। साइट्रस फ्रूट्स का मतलब है जैसे कि आपका नींबू हो गया, आपका नारंगी हो गया, मौसमी हो गया, ऑरेंज, लेमन, जो रस वाले फ्रूट्स हैं उनकी बात नहीं हो रही, ऐसे समझो। सर जो नारंगी के रस की बात यहां पे नहीं हो रही। हम बहुत सारे रस होंगे, बहुत सारे ऑयल्स निकलते होंगे, बहुत सारे प्लांट से और बहुत सारे पत्तों से और बहुत सारे फ्रूट्स से, हम सब की बात नहीं कर रहे। हमने रिवर्स चार्ज एक पत्ते पे लगाया है, पुदीना पत्ते पे, और उसकी वेराइटी है, वेराइटी 12 से 15 है। लेकिन आपको सिर्फ ये पीपरमिंट एक और उसके अलावा नीचे की 5 वेराइटी का ध्यान रखना है। जो सबसे लास्ट वाला है मेंथा एरवेनेसिस, जिसको जापानीज ऑयल भी बोला जाता है, जापानीज ऑयल के नाम से ये थोड़ा सा जाना जाता है। सर उसका पर रिवर्स चार्ज दिसंबर अटेम्प्ट से एप्लीकेबल है। अभी तक तो एग्जाम में ये पॉइंट पूछा नहीं है, पूछता है तो ध्यान रखना। सर इसेंशियल ऑयल पे रिवर्स चार्ज ऐसे मत बोलना। इसेंशियल ऑयल कहां से आ रहा है?
तो पुदीना के पत्ते से कौन सी वैरायटी है, कौन सा मतलब कहोगी फ्लेवर है, तो पिपरमिंट या फिर आपका स्पीयरमिंट, वाटरमिंट, हॉर्समिंट और या फिर बर्गमिंट ऑयल। जो पुदीने के पत्ते से, मेंथा जो पत्ता है आपका, उससे जो ऑयल निकल रहे हैं उसकी वेराइटीज हैं। ये अगर बेचोगे तो रिवर्स चार्ज लगेगा। बेचने वाला अनरजिस्टर्ड पर्सन होना चाहिए, खरीदने वाला रजिस्टर्ड पर्सन होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। सर सिल्क यार्न, सिल्क यार्न आप बेच रहे हैं बना के, तो किसको बेच रहे हैं? रजिस्टर्ड पर्सन को। आप कौन है? तो सर आप ना रॉ सिल्क से सिल्क यार्न बना रहे हैं। अच्छा, रॉ सिल्क आप खुद प्रोड्यूस कर रहे होंगे या मार्केट से खरीद रहे होंगे? कोई बात नहीं, इसमें कहीं नहीं कह रहा कि आप खुद प्रोडक्ट कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, नहीं। सर मैं रॉ मटेरियल कहां से ला रहा हूं उससे कोई मतलब नहीं है। मैं सिल्क यार्न बना के अगर बेचूं रजिस्टर्ड पर्सन को, तो रिवर्स चार्ज पे सामने वाला जीएसटी पे करेगा। कौन बना के बेच रहा है? एनी पर्सन हु मैन्युफैक्चर सिल्क यार्न फ्रॉम रॉ सिल्क और सिल्क वॉर्म ककून फॉर सप्लाई ऑफ सिल्क यार्न। सिंपल सा समझो कि मैं सिल्क यार्न बेच रहा हूं जिसपे रिवर्स चार्ज में सामने वाला जीएसटी पे करेगा। मैं कौन हूं? एक पॉइंट और है एग्रीकल्चरिस्ट का। मैं कौन हूं? एग्रीकल्चरिस्ट। मैं क्या बेच रहा हूं? रॉ कॉटन। रॉ कॉटन बेच रहा हूं, उस पर जीएसटी सामने वाला देगा, रजिस्टर्ड पर्सन। बहुत आसान है याद रखना। एग्रीकल्चरिस्ट के 4 पॉइंट हो गए। एक पॉइंट हो गया इसेंशियल ऑयल का 5, एक पॉइंट हो गया सिल्क यार्न का 6। अब लॉटरी की टिकट। सर आपने पढ़ा हुआ एक्शनेबल क्लेम्स गुड्स होते हैं, और एक्शनेबल क्लेम्स के अंदर लॉटरी भी आता है, बेटिंग भी आती है, आपने पढ़ा हुआ है ये। उसके अलावा आपने नेगेटिव लिस्ट में क्या पढ़ा हुआ है? शेड्यूल 3। शेड्यूल 3 नेगेटिव लिस्ट में क्या पढ़ा हुआ है? लॉटरी, गैम्बलिंग, बेटिंग नेगेटिव लिस्ट में नहीं है, इन पे जीएसटी लगता है। ठीक। लॉटरी एक्शनेबल क्लेम्स है। क्या लॉटरी गुड्स है? हाँ सर लॉटरी गुड्स है, क्योंकि एक्शनेबल क्लेम्स है, क्लास में पढ़ाया हुआ है। अब शेड्यूल 3 में कवर नहीं है लॉटरी, मतलब जीएसटी लगेगा। अब यहां क्या बोलता है? सप्लायर यानी लॉटरी की टिकट कौन बेच रहा है? स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं है इस पे। सर जीएसटी इस पे लगेगा। रिवर्स चार्ज में जीएसटी कौन पे करेगा? लॉटरी डिस्ट्रीब्यूटर या सेलिंग एजेंट। सर वो रजिस्टर्ड नहीं है, तो रजिस्ट्रेशन लेगा। इफ नॉट रजिस्टर्ड, इफ नॉट रजिस्टर्ड सेक्शन 24 में जाके वो रजिस्ट्रेशन लेगा, लेकिन जीएसटी उसी को देना होगा, लॉटरी डिस्ट्रीब्यूटर या सेलिंग एजेंट को। सर लॉटरी टिकट बेचने पर रिवर्स चार्ज में जीएसटी किसको पे करना है? लॉटरी डिस्ट्रीब्यूटर और सेलिंग एजेंट को। लॉटरी टिकट बेचने का काम सेंट्रल गवर्नमेंट का होता नहीं, इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट नाम नहीं है यहाँ पे। लॉटरी में डील करने का राइट स्टेट गवर्नमेंट के पास है, इसीलिए यहां सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं है, ये ध्यान रखना। आप सेंट्रल गवर्नमेंट मत लिख देना, मैंने क्रॉस किया हुआ है। सर ऊपर थोड़ा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट थे, कैश्यू नट्स, बीरी रैपर लीव्स, उसके बाद टोबैको लीव्स, उसके बाद इसेंशियल ऑयल की बात हुई, नॉट फ्रॉम साइट्रस फ्रूट्स। ठीक है, पुदीना पत्ता, मेंथा की बात हो रही थी। ठीक, और पिपरमिंट ऑयल है या फिर स्पीयरमिंट है, वाटरमिंट ऑयल है, इन सब की बात हो रही थी। रॉ कॉटन पे रिवर्स चार्ज है, यस। रॉ कॉटन ध्यान रखना, रॉ कॉटन की बात हो रही है, कॉटन थ्रेड्स की बात नहीं हो रही, रॉ कॉटन की बात हो रही है। रॉ कॉटन जो एग्रीकल्चरिस्ट अपने खेत में प्रोड्यूस करके अब बेचने जा रहा है मैन्युफैक्चरर को, मैन्युफैक्चरर अब रॉ कॉटन को प्रोसेस करके धागा वगैरह बनाएगा, कुछ भी बनाए आगे वो, कॉटन सीड्स बनाए। सर रॉ कॉटन को प्रोसेस करके कॉटन सीड्स बनाने का काम भी होता है। अब मान लो वो रजिस्टर्ड पर्सन रॉ कॉटन खरीद के कॉटन सीड्स बना रहा है, तो रिवर्स चार्ज में जीएसटी पे करेगा। सिल्क यार्न की बात हुई है ऊपर, ठीक है, रॉ सिल्क की बात नहीं हुई। यहां ध्यान रखना, यहां रॉ सिल्क की बात नहीं हो रही, सिल्क यार्न की बात हो रही है, यहां रॉ कॉटन की बात हो रही है। प्लीज इन सब का बात ध्यान रखना। सिर्फ यहां लॉटरी की बात हुई है, बैटिंग गैम्बलिंग की बात नहीं हुई है, इसका भी ध्यान रखना। सर काजू की बात हुई है, बादाम पिस्ता की बात नहीं है। और काजू में भी कौन सा, जो आप घर में खरीद के लाते हैं काजू की लाए और डायरेक्ट खा लिए, उसकी बात नहीं हो रही है। ठीक है, जो घर में आप लाते हैं और खाते हैं वो तो सेल्ड होता है, पिल्ड होता है, उसका छिलका हटाया हुआ होता है, भुना हुआ होता है। या फिर जो आप काजू खरीदते हैं वो पिल्ड काजू होता है, उसकी बात ही नहीं हो रही। यहां क्या लिखा हुआ है? नॉट पिल्ड नॉट सेल्ड। रॉ काजू की बात हो रही है, जो किसान के खेत से निकल के अब जा रहा है आगे रजिस्टर्ड पर्सन के पास। बहुत इजी है याद करना। अब आइए, अब हम किसकी बात कर रहे हैं? यूज्ड व्हीकल, सीज्ड एंड कन्फिस्केटेड गुड्स। यूज्ड व्हीकल में कोई भी व्हीकल, सीज्ड और कन्फिस्केटेड गुड्स में कोई भी गुड्स, ओल्ड और यूज गुड्स कोई भी गुड्स, वेस्ट और स्क्रैप की बात हो रही है।
काफी सारे आइटम हो गए इसमें। सर आप गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट है से कस्टम ने इंपोर्ट ऑफ गुड्स में कुछ गुड्स को सीज कर लिया, कन्फिस्केट कर लिया, क्योंकि इंपोर्टर उस पर कंप्लायंस नहीं कर रहा था, कस्टम ड्यूटी पे नहीं कर पा रहा था। अब गवर्नमेंट उसको ऑक्शन में बेचती है। जनरली बेचने वाली कौन है यहाँ पे? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी। अब एग्जाम में बैंक आ गया, तो बैंक अगर इन सब कुछ चीज को बेचेगी तो रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा, ये भी ध्यान रखना। कौन बेच रही है? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी। किसको बेच रही है? खरीदने वाला कौन है? जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन है। क्या बेच रहे हैं? यूज्ड व्हीकल, कन्फिस्केटेड गुड्स, ओल्ड और यूज्ड गुड्स, और या फिर वेस्ट और स्क्रैप। तो रिवर्स चार्ज में सामने वाला जीएसटी इस पे करेगा। प्लीज ध्यान रखिएगा, अगर स्क्रैप कौन बेच रहा है? गवर्नमेंट या कंपनी, तो रिवर्स चार्ज नहीं है। सर अगर गवर्नमेंट बेच रही है यूज्ड व्हीकल, लेकिन किसको? अनरजिस्टर्ड पर्सन को, तो रिवर्स चार्ज नहीं है। ये भी ध्यान रखना। खरीदने वाला कौन होना चाहिए? रजिस्टर्ड होना चाहिए। बेचने वाला कौन होना चाहिए? गवर्नमेंट। और यही प्रोडक्ट होने चाहिए। याद करना आसान है। अगले पेज पे एक और पॉइंट, लास्ट पॉइंट। ये क्लास कंप्लीट, ये चैप्टर कंप्लीट, ये पार्ट कंप्लीट। सर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट, सर इनको सिक्योरिटीज नहीं कहते हैं, क्योंकि आपने क्या पढ़ा है? जीएसटी गुड्स, जीएसटी मनी और सिक्योरिटीज पे नहीं लगता। सर आपने क्लास में क्या पढ़ा हुआ है? जीएसटी किस पे लगता है? गुड्स और सर्विसेज पे। और गुड्स और सर्विसेज के डेफिनेशन में मनी नहीं आते, सिक्योरिटी नहीं आते, और ये सिक्योरिटी नहीं है। सर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट खरीदने बेचने का काम बैंक्स करती है। कहां पे? सर आरबीआई का एक पोर्टल है, ई कुबेर पोर्टल, उस पर बैंक्स बेचती है इन सर्टिफिकेट्स को, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट्स। खरीदने वाले भी बैंक्स होते हैं, बेचने वाले भी बैंक्स होते हैं। क्या कहता है यहां पे? बेचने वाला कौन है? रजिस्टर्ड पर्सन। खरीदने वाला कौन है? रजिस्टर्ड पर्सन। जनरली बैंक्स होते हैं, ये जनरली बैंक्स होते हैं। आरबीआई की एक वेबसाइट है ई कुबेर पोर्टल, उस पर इसकी डीलिंग होती है। गवर्नमेंट कहती है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट की अगर खरीद बेच होगी तो जीएसटी लगेगा, और बायर को, बायर बैंक कौन है? ये बायर बैंक, बायर बैंक को रिवर्स चार्ज में जीएसटी पे करना पड़ेगा। सर ये होते क्या है? एक्चुअली अगर तुम्हें पता हो तो जो बैंक होते हैं, नेशनल बैंक्स, जो गवर्नमेंट के बैंक्स हैं या कोई भी जो इंडियन बैंक्स हैं, उनको एक ऑब्लिगेशन होती है। मान लो मैं एक बैंक हूं और मुझे 100 करोड़ रुपए का लोन देना है, तो आरबीआई का रूल होता है कि आप जो लोन का काम, बैंक्स जो लोन देती है, लोन में एग्रीकल्चर सेक्टर में भी लोन देगी, यानी जो वीकर सेक्शन के लोग हैं। अगर मेरे बैंक में बड़े बड़े बिजनेसमैन आते हैं, अगर मैं उसको लोन देता हूं तो मुझे किसानों को भी लोन देना है। प्रायोरिटी सेक्टर, आरबीआई ने बोला हुआ है कि ये सेक्टर प्रायोरिटी सेक्टर है, जिसमें एक सेक्टर एग्रीकल्चर का भी है, और अगर ये लोग आएंगे लोन मांगने के लिए तो इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम होता है। तो जनरली बैंक वाले क्या होते हैं ना, जैसे आईसीआईसीआई बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, वो लोग ना शॉर्टफॉल हो जाता है। जैसे 1000 करोड़ का लोन देना था इस साल, आरबीआई ने बोला था कि देखो तुमको प्रायोरिटी सेक्टर वालों को 1000 करोड़ का लोन देना है, अब देते 900 करोड़ का है, 800 करोड़ का होते हैं, क्योंकि वहां उनको बैड डेट के चांस ज्यादा होते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है। तो जब बैंक वाले शॉर्ट कर जाते हैं, यानी आरबीआई की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग लोन नहीं देते हैं, कम लोन देते हैं, तो फिर उसको मेकअप करने के लिए ये प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट उन्हें बाय करना पड़ता है कि चलो हमने 1000 करोड़ का लोन नहीं दिया, 500 करोड़ का ही दिया, तो अब ऐसा करते हैं 500 करोड़ का हम ये सर्टिफिकेट खरीद लेते हैं। अच्छा, सर्टिफिकेट कौन बेचती है? जो लोग एक्सेस लोन देती है प्रायोरिटी सेक्टर को। जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को आरबीआई ने बोला था कि तुमको 15,000 करोड़ का लोन देना है प्रायोरिटी सेक्टर को, उन्होंने दे दिया मान लो 20,000 करोड़ का, तो अब उनके पास 5,000 करोड़ तक का प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट जनरेट हो जाएगा, जो अब ये उन बैंक को बेचेंगे जिन्होंने कम लोन दिया है प्रायोरिटी सेक्टर को। तो चलो उसमें तुमको नहीं जाना है, तुमको ये वर्ड ध्यान रखना है, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट की अगर ट्रेडिंग होती है तो बायर रजिस्टर्ड पर्सन को जीएसटी पे करना होगा रिवर्स चार्ज में। यहां सेलर बायर दोनों रजिस्टर्ड है। ठीक, चलिए अब थोड़ा सा वीडियो रोक के एक बार इसको लिख लीजिए। डन, वीडियो रोक के लिखा। नेक्स्ट, इसमें से अब देखिए क्या लिखना है। और आप सीएमए स्टूडेंट्स हैं और अपने सीएमए फ्रेंड्स को भी प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिए, एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
काफी सारे बच्चे सीएमए के स्टूडेंट्स सीए के कोर्स के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं और सीए के कोर्स में गुड्स से रिलेटेड रिवर्स चार्ज नहीं है, तो प्लीज अपने दोस्तों तक इस वीडियो को और इस नोट्स को जरूर पहुंचाइए। नोट्स आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। डन, वीडियो रोक के लिखा। नेक्स्ट, डन, वीडियो रोक के लिखा। ये जो लास्ट वाला अमेंडमेंट है मेंथा एरवेनेसिस, ये दिसंबर के लिए एप्लीकेबल है। बाकी जो पीपरमेंट है और शुरू के जो 4 ऑयल हैं वो जुलाई वाले स्टूडेंट्स भी पढ़ेंगे। रिवर्स चार्ज लगता है, अगर आपके नोट्स में ये पॉइंट नहीं है तो ऐड कर लो। डन, वीडियो रोक के लिखा। डन, वीडियो रोक के लिखा। डन, वीडियो रोक के लिखा। नेक्स्ट, डन। चलिए, कुछ पॉइंट्स में क्या था, ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स में लिखा है बायर क्या होना चाहिए, रजिस्टर्ड। एक लॉटरी के केस में नहीं लिखा हुआ है, लॉटरी डिस्ट्रीब्यूटर और सेलिंग एजेंट्स रजिस्टर्ड हो ना हो रिवर्स चार्ज लगेगा, ठीक। और सप्लायर में मोटा मोटी समझो कि एक जगह ही कंडीशन है प्रायोरिटी लैंडिंग सर्टिफिकेट में कि सप्लायर बेचने वाला भी रजिस्टर्ड होना चाहिए, बाकी कहीं भी नहीं लिखा हुआ है इसमें कि बेचने वाला रजिस्टर्ड होना चाहिए। एग्रीकल्चरिस्ट के 4 पॉइंट हैं, एग्रीकल्चरिस्ट के 4 पॉइंट हैं, ठीक। जो इसेंशियल ऑयल वाला पॉइंट है उसमें एग्रीकल्चरिस्ट के जगह क्या वर्ड है, एनी रजिस्टर्ड पर्सन, ये बात ध्यान रखना। अच्छा, सिल्क यार्न की बात हुई है, रॉ सिल्क की नहीं, और रॉ कॉटन की बात हुई है, ये ध्यान रखना है। जो 4A पॉइंट है उसमें रॉ कॉटन पे रिवर्स चार्ज है। अब एग्जाम में कॉटन सीड्स आ जाता है, मैं लिख देता हूं, नो रिवर्स चार्ज ऑन कॉटन सीड्स। अगर मान लो एग्जाम में कॉटन सीड्स आ जाता है तो लिखना है नो रिवर्स चार्ज ऑन कॉटन सीड्स। डन, चलिए, बाय बाय, टेक केयर। अगले पार्ट में मिलते हैं। चैप्टर कंप्लीट। चार्ज ऑफ जीएसटी में अब कुछ भी मेरी तरफ से नहीं रहा। चार्ज ऑफ जीएसटी चैप्टर जो आपका वॉल्यूम 1 है, वॉल्यूम 1 चैप्टर नंबर 5, अब मेरी तरफ से कुछ भी इसमें पेंडिंग नहीं है। आप सेट ए सेट बी के कोई डाउट्स हैं तो प्लीज व्हाट्सएप के थ्रू डिस्कशन कर लीजिएगा। रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स, जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं प्लीज इस चैप्टर का रिवीजन कंप्लीट करके एक बार डिस्कस कर लीजिए। बाय बाय।